नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे धामी ने ठानी, छात्रों ने मानी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बीते सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। बीते दिन मुख्यमंत्री धामी अचानक परेड ग्राउंड में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंच गए। यहां सीएम ने युवाओं का पक्ष सुनने के बाद कहा कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। पिछले 4 सालों में सरकार ने इसी संकल्प के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते दिनों सामने आए प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही है। कमेटी ने काम भी शुरू किया है, लेकिन फिर भी युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो इस कारण सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन युवाओं के कष्ट को देखते हुए उन्होंने खुद धरना स्थल पर आने का निर्णय लिया। वो पूरी तरह युवाओं के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी भर्तियां की हैं। इससे कहीं कोई शिकायत नहीं आई, सिर्फ एक प्रकरण में शिकायत आई है। इसलिए युवाओं के मन से हर तरह की शंका को मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए वो बिना किसी को बताए सीधे यहां परेड ग्राउंड में चले आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलन के दौरान अगर युवाओं पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं विपक्ष यूके परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री की घोषणा से संतुष्ट नहीं है। पार्टी अपना पूर्व घोषित मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को जोर शोर से करने की घोषणा की है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ में होंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर आंदोलनरत युवाओं को आखिरकार राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दोपहर करीब 3 बजे परेड ग्राउंड पहुंचकर धरना स्थल पर युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को देश और प्रदेश का भविष्य बताते हुए भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की पूरी सच्चाई सामने आने के सीबीआई जांच का आदेश मौके से ही जारी कर दिया गया। वहीं युवाओं की ओर से उठाई गई परीक्षा दोबारा करने की मांग सीएम धामी ने कहा कि ये निर्णय आयोग द्वारा एसआईटी और आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी आश्वासन दिया कि आंदोलन के दौरान जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद बेरोजगार युवाओं ने सामूहिक रूप से आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर जांच प्रक्रिया में कोई लापरवाही बरती गई या दोषियों के बचाने की कोशिश की गई तो वे फिर से आंदोलन का रुख अपना सकते हैं। 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं, मेरे साथ यहाँ के आपके
स्थानीय विधायक ये भी संयोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए, इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने युवा की पीड़ा को समझा और सबसे बड़ी बात हुई है कि युवा और अभिभावक जो एक तरह से ये चाहते थे कि इस परीक्षा को जो है, इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लेकर उसकी संस्तुति जो है बेरोजगार संघ के लेटर पर दे दी है। तो इसका मतलब है प्रदेश में सीबीआई आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी, उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही एसआईटी इनके समक्ष ये रखा गया है। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में एक मांग को यहीं पर अपने हैंड राइटिंग से लिख के उन्होंने सीबीआई की संस्तुति अगर की है तो मैं युवाओं की बड़ी जीत इसको मानूंगा और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो धरना स्थल पर आकर उन लोगों ने ये प्रकार का एक्शन लिया है। इसके बाद पेपर का निरस्तीकरण की जो मांग है वो प्रमुखता से रखी गई है। सीएम साहब का ये कहना है कि एसआईटी या जो हेड है उसके एसआईटी के यूसी ध्यानी जी, उनके द्वारा जो आयोग को लिखित में रूप में भेजा जाएगा कि इस परीक्षा में नकल रोधी कानून के अंदर जो 5वां क्लॉज है उसका उल्लंघन हुआ है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने UKSSC परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री की घोषणा से संतुष्ट नहीं है। पार्टी अपना पूर्व घोषित सीएम आवास कूच का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को जोर शोर से करेगी। ये घोषणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने की है। मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनरत युवाओं के धरने में पहुंचकर सीबीआई जांच की संस्तुति की घोषणा के तत्काल बाद बुलाई गई पत्रकार वार्ता में धस्माना ने कहा कि पार्टी का ये मानना है कि सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तराखंड के बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेशनल हाईवे 74 मामले में 2017 में की थी और बकायदा प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया था कि नेशनल हाईवे 74 की जांच 15 दिन में सीबीआई अपने हाथों में ले लेगी। लेकिन फिर पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे आज तक वो जांच सीबीआई अपने हाथों में लेने के लिए 8 सालों बाद भी नहीं आई। धस्माना ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री चाहें तो 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार के आदेश पर ये जांच सीबीआई टेक ओवर कर सकती है। लेकिन इस संबंध में सीएम ने कहा कि एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी तो फिर वही नेशनल हाईवे 74 वाली आशंका को जन्म दे रही है। धस्माना ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सबसे पहले पेपर लीक परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित की जानी चाहिए। UKSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तौलिया को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और इसलिए पार्टी अपना 3 अक्टूबर को सीएम आवास कूच का कार्यक्रम जारी रखेगी और जोर शोर से पार्टी कार्यकर्ता इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कूच करेंगे। राज्य की सरकार भी आपकी है, केंद्र की सरकार भी आपकी है, सीबीआई भी आपकी है, आपकी तो सारी एजेंसीज आपकी हैं। इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और हमारा कहना है कि गणेश सिंह मार्तोलिया के खिलाफ कार्रवाई करिए, धर्मेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई करिए और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से आरोप लगाए नौजवानों के ऊपर कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली माफी मांगे। के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो सूबे के हमारे जो कल छात्रों के बीच में है, बेरोजगारों के बीच में है, वो देर आए दुरुस्त आए की कहानी है और हमारा तो ये मानना है कि मुख्यमंत्री को चाहिए था कि जैसे ही ये एग्जाम के पेपर लीक का मामला आया था, लोग हड़ताल पर बैठे थे, उनको तुरंत आकर उनकी बात का संज्ञान लेना चाहिए था। फिर भी अगर उन्होंने छात्रों की मांग मानी है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें, जितनी जल्दी वो कार्रवाई करें और साथ ही उनको ये भी आश्वासन दिए कि इसके बाद सीबीआई जांच के बाद जो लगने वाला समय है, आने वाले एग्जाम, इसी एग्जाम में जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनको इतने समय की भी शिथिलता देनी चाहिए, उनको छूट भी मिलनी चाहिए। मैं कांग्रेस को तो ये कहूँगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती, मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे।
आज वो नहीं, आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुंचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था। और इससे इससे वो भी आश्चर्यचकित है, उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, युवा उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और उनको विश्वास भी है कि आगे जो चीज़ें वो करेंगे वो उनके हितों के लिए ही करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण का बड़ा बयान देते हुए इसे नकल जिहाद भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक साथ मिलकर प्रदेश में नकल जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उन जिहादियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी, यानी अब उन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन लेने जा रही है, जिनके प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन वहां क्या कुछ हो रहा है, इसकी परतें खंगाली जाएंगी। प्रदेश में जिहादी तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सरकार एक्शन लेगी। हालांकि छात्रों की मांग पर सीबीआई के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। छात्रों को ये भी मानना है कि अगर इस पर कोई ठोस निर्णय समय पर नहीं निकल कर आता तो ये आंदोलन फिर प्रदेश में बड़े स्तर पर किया जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। राजेश्वर पैन्यूली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी इंदुमान, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, सुरेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से जुड़ेंगे, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत हम राजेश्वर पैन्यूली जी के साथ में करना चाहेंगे। राजेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? एसआईटी जांच जारी, सीबीआई जांच की अब बारी है, लेकिन विपक्ष की संतुष्टि जो है वो भला क्यों नहीं मिल पा रही है? नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो खुशी की बात यह है कि जो भी डिमांड थी बेरोजगार संघ की, जो मेन डिमांड उनकी थी कि सीबीआई जांच हो, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप जाके उनके धरना स्थल पे मांगी। सबसे बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक विपक्ष की वो आप बोलते हैं संतुष्टि की बात करें, तो विपक्ष तो इसलिए असंतुष्ट है कि जिस अपने बेरोजगार भाइयों को, युवा भाइयों को बरगलाने की कोशिश वो कर रहा था, वो चीज उनके हाथ से निकल गई है। उन्हें लग रहा था कि राजनीतिक फायदा जहां उन्हें होने वाला था, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक फायदे के लिए तो कर नहीं रही थी, न भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक ऐसा उद्देश्य था, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि शायद उनके हाथ में कोई सोने की चिड़िया या कोई ऐसा तंत्र लग गया है जिसके वो पूरे कर देगा। जिस ढंग से अगर आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों में लगातार कांग्रेस और दूसरी जो ढंग की पार्टियां हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी और मैं इन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार कर रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य ही था कि किसी ढंग से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, कहीं न कहीं से एक विद्वेष की भावनाएं फैलाई जाए, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के बीच में विद्वेष रखा जाए और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। वो जो उनको नुकसान हुआ वो अभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं से इस नुकसान की आपूर्ति या पूर्ति की जाए, जिससे उनकी राजनीतिक चमके। और भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बड़ी क्लियर कट है, उसे राजनीतिक नहीं, उसे युवाओं के भविष्य की चिंता है, उसे युवाओं के मान सम्मान की चिंता है, उसे उन सब चीज़ों की चिंता है जिससे उत्तराखंड का युवा मेन स्ट्रीम में रहे और रोजगार और उनको उनकी जो भलाइयां का काम हो सके। ठीक है इंदुमान जी, जब सीबीआई जांच के लिए भी संस्तुति की बात सामने आ रही है, उनका कहना है कि हम प्रदेश की युवाओं की समस्या को समझ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने जाकर मुलाकात की और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे एक्शन को लिया है, क्या उसके बाद विपक्ष अपना कार्यक्रम जारी रख रहा है वो ठीक है? और क्या मुख्यमंत्री पर विश्वास विपक्ष को नहीं है? इंदुमान जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, मुझे लगता है इंदुमान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत जी के पास हम चलते हैं। दीपक जी, क्या स्टैंड है यूकेडी का? क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसी के साथ में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या निर्णय लेती है ये तो उनका अपना राजनीतिक विषय है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना था कि बहुत पहले ही इस निर्णय को मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए था। ये 8 दिन का जो संघर्ष छात्रों का इस सड़कों पे रहा, लगता है कि उसका इतना दबाव
पड़ा कि मुख्यमंत्री को स्वयं चल के आना पड़ा उनके अनशन स्थल पर, धरना स्थल पर। लेकिन जब से ये प्रकरण हुआ है गरिमा जी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इसका धार्मिक राजनीतिकरण हो या इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करना हो या इसको विफल करने का प्रयास हो या इसको ये कहने का प्रयास हो कि ये कुछ लोगों का है, या ये कहने का प्रयास किया जाए कि ये लोग, इनकी मांगे जो अनैतिक हैं, या सीबीआई जांच बिल्कुल अनैतिक मांगे। ये वही लोग सरकार में बैठे हुए इनके सलाहकार रहे जिन्होंने विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से इस आंदोलन को किसी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन इसका पहली बार पिछले 25 वर्षों में जब छात्र आंदोलन हुए, जब उत्तराखंड राज्य बना, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री जी उतरे हैं, लगता है छात्रों का ये जो प्रभाव था और इसके जो व्यापकता लगातार हर जिले की तरफ बढ़ रही थी, हर जिलों में छात्रों का आंदोलन बढ़ रहा था, उससे डर कर, आशंकित होकर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने ये निर्णय लिया कि सीबीआई जांच करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस बात को मान लूं तो ये वही मुख्यमंत्री है जिनका कहना था, जब 2022 में हुआ तब भी इनका यही कहना था और अब इनका यही कहा कि अगर सीबीआई जांच आती है तो जो भविष्य की जो परीक्षाएं हैं वो डिले हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, कैसे, किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये मुख्यमंत्री स्वयं जाने या वो सलाहकार जाने जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहने के लिए विवश करा। देखिए, दूसरी बात, ये नकल जिहाद है, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला। क्या आज उनको ये नकल जिहाद नजर नहीं आया सीबीआई जांच के लिए? जब सीबीआई जांच इस आंदोलन की शुरुआत से ही वो सीबीआई जांच मांग रहे थे, लेकिन सबसे पहले नकल जिहाद शब्द किसने बोला? ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि वो कौन सलाहकार थे जिन्होंने उनको सलाह दिया कि इसको नकल जिहाद के रूप में अगर कर दिया जाए, तो घोषित कर दिया जाए, तो हो सकता है कि इसका प्रभाव कम हो जाए या लोग दिग्भ्रमित हो जाए। तीसरी बात गरिमा जी, कौन लोग थे वो ये कह रहे थे कि कौन थे वो सत्ता के नेता लोग जो कह रहे थे कि 3 पेपर निकले हैं, नकल नहीं हुई है। नकल की अलग अलग परिभाषा इन 8 दिनों में पूरे राज्य को और पूरे देश भर को यदि किसी ने दी है तो वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। यहां तक कि इस पूरे आंदोलन में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि कोई बात नहीं, 3 ही पेपर निकले हैं, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है, ये क्या दर्शाता है गरिमा जी? क्या रिजल्ट सरकार बना रही है? क्या रिजल्ट सरकार बना के देती है या यूके ट्रिपल एसएससी बना के देता है? इस प्रकार के भाषणों का बड़े बड़े नेताओं का आना, और अब जब सरकार झुक गई है, निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं इस बात का। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पिछले 8 दिनों में विभिन्न मंचों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा और इनके नेताओं द्वारा जिस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसकी परिणति ये निकली है कि जब ये व्यापक स्तर में बढ़ा, पूरे राज्य स्तर में बढ़ने लग गया, तो उससे घबराकर सरकार ने आनंद फानन में निर्णय ले लिया। और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी कहना पड़ा। और आपको गरिमा जी, आप ही के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं कि आज कल ये निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री के पोस्टर नहीं लगे हैं शहर में, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पोस्टर लग गया है कि उनके प्रभाव से सरकार ने निर्णय लिया है। वो ये पोस्टर बकायदा सड़कों में लग गए हैं। तो आप देख लीजिए, राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के नेता कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देखिए, वो पार्टी के इंटरनल क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विपक्ष का क्या स्टैंड है वो ना? हाँ, ठीक है, हम पे राजनीति का आरोप लगाया था ना, ठीक है, विपक्ष पे राजनीति का आरोप 8 दिनों में लगा था ना। अब इस निर्णय पे जो राजनीति हो रही है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चलिए, ठीक है, हमारे साथ में इंदु मान जी भी जुड़ी हुई है। इंदु जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? हमारी भी मिल रही है। इंदु मान जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की लगातार बात, बड़ी संख्या में या बड़े स्तर पर युवाओं का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ा। सरकार सामने आई, मुख्यमंत्री कहले सामने आए और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संशोधन की बात कह दी है। लेकिन अभी भी कांग्रेस का स्टैंड वही है कि जो हमने जो प्रोग्राम बनाया है उस पर ही हम लगातार आगे बढ़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री के वादों पर विश्वास नहीं है विपक्ष को? जब खुद मुख्यमंत्री सामने आकर कह रहे हैं, क्या उसके बावजूद विपक्ष के इस एक्शन की जरूरत है? जी गरिमा जी,
देखिए, मुख्यमंत्री जी की बातों पर तो उनको स्वयं को विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि अगर हम सीबीआई जांच कराते हैं तो वो काफी दिन लग जाएंगे और मामला उसी में उलझ जाता है। उधर सीआईटी जांच भी इनकी जारी है। अच्छी बात यह है कि मैं तो स्टूडेंट्स को धन्यवाद करूंगी, उन युवाओं को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने दिन रात प्रताड़ना प्रशासन की झेल कर मुख्यमंत्री को जगाया, शासन को जगाया, चेताया, और वो बाहर निकल कर आए। जिस नकल को सत्ता पक्ष ने नकल जिहाद का नाम दे दिया, एटलीस्ट कम से कम मुख्यमंत्री 9-10 दिन बाद बाहर निकल के आए, छात्रों से मिले। मुझे लगता है इस बात का उन्हें मेडल मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो तुरंत आके आवाज निकालनी चाहिए थी कि ऐसा मेरी नाक के नीचे कैसे हो गया, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, शासन प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा, और जिस तरह से ये काम वहां पे हुआ है तुरंत पता चलेगा। मोबाइल कैसे अंदर रख दिया गया एग्जाम से पहले, मोबाइल अंदर चला जाता है, तो पूरा का पूरा तंत्र यहाँ फेल था। दूसरी बात, जो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मर्तोलिया जी, और जो पूरी संगठन के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, दोनों ने एक ही बात कही कि क्या हो गया, कुछ ही पेपर तो बाहर आए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यू आर हैप्पी, आप खुश हैं कि कुछ ही पेपर तो बाहर आए हैं, उसको नकल जिहाद का नाम ले। तो अब कितना भी ये कर ले, ये तो लीपापोती है, साफ दिखाई पड़ती है कि अब पहले सीबीआई जांच को गलत बता दो स्वयं ही, तो विपक्ष को कहां से विश्वास होगा? स्वयं उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी पैन्यूली जी या ये भारतीय जनता पार्टी के जो है ब्लेम लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि राजनीति कर रही है, और जबकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नहीं आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी केवल उतना ही विरोध कर रही है जितना किसी गलत बात का सड़क पर विरोध करना चाहिए, बल्कि और अधिक करना चाहिए। तो मैं स्वयं ये कहूंगी, और इसीलिए 3 तारीख को हमारा घेराव जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी मामला सुलझा नहीं है। अभी तो उन्होंने केवल वायदा किया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिन छात्रों के साथ उत्पीड़न हुआ है जिनका, और जिनके रिजल्ट इसकी वजह से अप्रभावित होंगे, उनका क्या होने वाला है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में नहीं मालूम है क्या होने वाला है। सीबीआई को जब खुद ही गलत बता देते हैं, खुद ही बता दे, चेत गए हैं, कम से कम युवाओं ने उनको चेताया है। इस बात के लिए मैं युवाओं का धन्यवाद करूंगी, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने दिन रात अंधेरे में सड़क पर भूखे प्यासे बैठकर और पिटाई खाकर, पुलिस की पिटाई की, हल्द्वानी में भी यहाँ पे कपड़े तक फाड़ दिए गए युवाओं के, लड़कियों के, छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए गए पुलिस द्वारा। ये कोई की अच्छी पहचान नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं झलकाती। हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश है, लेकिन कहीं ठीक है मैम, सभी मैम आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। इंदु जी, हम वापस से लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान है कुलदीप राणा जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका भी। कुलदीप जी, सीबीआई जांच होगी, इससे राज खुलेंगे। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर स्थिति बहुत क्लियर अभी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से एक आश्वासन बड़े स्तर पर दिया गया, तो युवा जरूर थोड़ा सा शांत हुए। लेकिन विपक्ष जो कर रहा है उस ऐलान के बाद, उस बातचीत के बाद युवाओं से मुख्यमंत्री की, क्या विपक्ष अपनी जगह पर सही है? जब तक हामी नहीं भरती जाती, जब तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाता, क्या विपक्ष का चलना ठीक है? और क्या युवाओं के साथ वाकई सही हो रहा है? जैसे अभी यूकेडी के प्रवक्ता को आपने सुना होगा, उनका कहना था कि बीजेपी के अपने ही लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्टरबाजी या उसी चीज़ को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश, तालियां बटोरने की कोशिश हर एक मामले में ऐसे होती ही रहती है। कुछ भी बोला मुख्यमंत्री ने, तुरंत ही उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया जाता है, कि कई बार असल में कुछ नतीजे और ही होते हैं। तो क्या यहाँ पर जो विपक्ष का एक्शन है या जो पार्टी की सरकार के अपने मंत्री कर रहे हैं, वो सब ठीक चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बेरोजगार संघ के जो लोग वहाँ बैठे थे और उनके साथ जो युवा वहाँ बैठे थे, जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी, और उस परीक्षा में जो प्रकरण निकल करके आया, जिसमें 3 पेज बाहर आए और नकल को लेकर के बात, पेपर लीक होने को लेकर के बात आई, उस पर जो धरना हो रहा था, उस पर कल मुख्यमंत्री ने अचानक पहुंच करके और बेरोजगार संघ के नेताओं ने
मुख्यमंत्री को अपनी 3 मांगे सौंपी, जिनमें पहली मांग ये थी कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग यह थी कि इस जो परीक्षा है ये परीक्षा रद्द की जाए, और तीसरी मांग यह थी कि जिन लोगों के ऊपर, जिन छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस ले लिए जाएं। ठीक है, तो इन तीनों पर सहमति हुई है, वहाँ पर सहमति हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस मामले को सीबीआई को सौंपेंगे। ठीक है, परीक्षा रद्द किए जाने के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, ठीक, और ऐसे में उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो जो एसआईटी की जांच है, जिसमें एसआईटी में ये तय हो पाएगा कि नकल हुई, पेज बाहर आए, किस स्तर पर आए, नहीं आए, क्या हुआ, वो चीज़ें तय करेंगी कि भाई पेपर को कैंसिल किया जाए या ना किया जाए। और तीसरा जो है वो केस वापस लेना, वो मुख्यमंत्री की है उसमें। फिलहाल चूंकि मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, भारतीय संविधान में शपथ लिया हुआ एक पद है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का नेतृत्व करता है, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार का मुखिया है। अगर उसने यह बात आकर के, मुखिया ने यह बात आकर के स्वयं कही है, तो अभी चाहिए, हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा इंतजार करें, देखें कि यह प्रक्रिया कितने आगे बढ़ती है, मुख्यमंत्री अपनी बात पर कितने कायम हैं। क्या सीबीआई जांच होती है, क्या केस जो दर्ज किए गए हैं वो वापस होते हैं, हाँ। जो परीक्षा है उसको रद्द किए जाने को लेकर के क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये चीज़ें कोई गतिमान नहीं होंगी, तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी तो वर्तमान में स्थिति यह है कि बीते दिन मुख्यमंत्री ने ये तमाम वादे जो हैं वो स्वयं आकर के उन्होंने कहे हैं युवाओं के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में। ठीक, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के भीतर अभी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ जो हुई है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी में ध्रुवीकरण हो गया है और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के भीतर ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री का टिप्पणी करना, पूर्व मुख्यमंत्री का सीबीआई को लेकर के बात करना, आज उनके शहरों में बैनर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यालय में उनके अभिवादन किया जाना था आज, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचे नहीं। ये तमाम सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मनमुटाव तो है ही है, लेकिन अब ये चीज़ें ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गई हैं और गुटीय राजनीति भाजपा में अब उभर करके सामने आ रही है। ठीक, ये इसके स्पष्ट संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हमने कई बार देखा, कभी कोश्यारी और खंडूड़ी में बटी भाजपा, कभी निशंक कोश्यारी और खंडूड़ी में बटी भाजपा। ठीक है, और आज अगर त्रिवेंद्र रावत या पुष्कर सिंह धामी के बीच में अगर ये चीज़ें निकल करके आती हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये नई भाजपा है, जिसको नई भाजपा कहा जाता है, जो अटल आडवाणी के दौर से निकल करके अब मोदी अमित शाह के दौर में पहुंची है और वहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई है, इस भाजपा में जहाँ अनुशासन का डंडा बड़ा सख्त माना जाता था, वहाँ इस तरह की चीज़ें अगर निकल करके आ रही हैं तो ये स्पष्ट बता रही हैं कि ये पार्टी के भीतर गुटीय ध्रुवीकरण दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस एक चीज़ से और भी कई सारी चीज़ें खुद बीजेपी के अंदर की भी सामने आई हैं। खैर, उस पर हम विस्तार से और चर्चा को अपनी हम आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमानों को भी अपनी चर्चा में आगे जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी का रुख कर लेते हैं, यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में है। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, एक तरफ युवाओं का भविष्य है, दूसरी ओर राजनीतिक दलों की अपनी राजनीति है। आरोप बहुत सारे लग रहे थे, क्या युवाओं से जुड़े इस मुद्दे में भी दलों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, या वाकई सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष से हम सब सदा चिंता करते हैं या उम्मीद कहने की जाती है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, क्या वाकई उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है? क्या मुख्यमंत्री का युवाओं के बीच पहुंचना वाकई युवाओं की चिंता थी, या सिर्फ राजनीतिक लिहाज से वो गए? क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है। और अब जो अब तक राजनीति ना होने की बात कही जा रही थी, विपक्ष मुख्यमंत्री के आने के बाद भी उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, तो क्या विपक्ष भी राजनीति कर रहा है? दलों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये किस लिहाज से आ रहे हैं? क्या वाकई युवाओं को चिंता है किसी की? जय हिंद गरिमा जी, मैं आप 8 के 8 दिन वहां उस आंदोलन में था। हाँ। और वहां पर हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से जितने भी जो हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो बच्चे थे, उनको हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये बच्चों का आंदोलन है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। हमने देखा कि उसमें क्षेत्रीय पार्टी की भी नेता आए हुए थे, कांग्रेस के भी कुछ विधायक वहां पर आए, और अन्य कई क्षेत्र भीम आर्मी के और किसान यूनियन के डिफरेंट जो है राजनीतिक जो नेता थे वहां पर आए। लेकिन हमने जो एसओपी बनाई हुई थी कि कोई भी नेता, उसी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा जो हमारे साथ यहाँ रोड पे बैठेगा कम से कम 2 या 3 घंटे, तब उसको माइक दिया जाएगा, और उसको इस शर्त के साथ माइक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्यादा के रहकर बात करेगा। इन बच्चों की जो हमारी 4 मांगी थी, हमने वो बैनर लगाया हुआ था उन 4 मांगों का, जो इन 4 मांगों पर बात करेगा उसी को माइक दिया जाएगा। और ऐसे हुआ भी कि कुछ लोगों ने अपनी जो चुनाव राजनीति रोटी सेकनी शुरू करी, तो हमने स्पष्ट शब्दों में उनसे माइक कहकर उनसे माइक वापस ले लिया कि आपके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। देखिए, 8 दिन तक लगातार उत्तराखंड का बेरोजगार अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए, धूप में, बरसात में, बारिश भी आई बहुत तेज, धूप भी रही, तूफान भी था, आंधी भी आई, लेकिन वो अडिग हिमालय की तरह वहां पर बैठे रहे। और ये हम लोग, मैं 8 के 8 दिन वहां पर था, और देखिए तब भी दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सारी बयानबाजी, कोई इसे जो है खालिद मोहम्मद को पकड़ करके नकल जिहाद का नाम दे रहा है, कभी कोई किसी प्रकार का जिहाद। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों की सोच कहाँ गई। जो युवा अपने भविष्य के लिए, कि जिनके वास्तव में जिनका भविष्य खराब हो रहा है, जिनका भविष्य आपने दांव पे लगाया हुआ है, अपने भविष्य के लिए रोड पे बैठा हुआ है, उसको आप नकल जिहाद के लिए लेकर चल रहे, जिहाद के रूप में उसको दिखा रहे। आखिर कहाँ जा रही है आप लोगों की राजनीति? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, मैं मानता हूं गौ हत्या से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि मैं हिंदू हूं और गौ हत्या को हम बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध वो है कि उनके भविष्य को आप जो है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उससे बड़ा अपराध आपने किया है। और जब हमारा आंदोलन बच्चों की, देखिए गरिमा जी, बच्चों ने इतना, देखो बोलते हैं बालक बानर एक समाना, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े थे। स्पष्ट शब्दों में हमारा ये उनके लिए आदेश मान लीजिए बड़े होने के नाते कि भाई अनुशासन को आप जरूर मेंटेन करिएगा, कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ताकि ये सरकार आपको कहीं से भी आपकी कमियां निकाल करके और पुलिस का बल उपयोग करके आपको यहां से हटा दे। लेकिन बच्चों को मानना पड़ेगा, जिस प्रकार की उन्होंने वहां पे मर्यादा रखी, कहीं भी उन्होंने संविधान के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कार्यकलाप नहीं किया। इसके कारण जब हम लोग अडिग वहां पर रहे, बच्चे वहां पर अडिग डटे रहे, तो अंत में जो उत्तराखंड के धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी है, उनको वहां पर आना पड़ा। और हम बिल्कुल यही चाहते थे, हमारी मांग ही यही थी। मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहता, उन बच्चों की मांगे यही थी कि हम मुख्यमंत्री जी से ऑफिस में नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के पब्लिकली वहां पर बोलेंगे कि बच्चों की मांगे मैं सहमत हूं, और जो हमारी 4 मांगे थी उन्होंने एक्सेप्ट की, जो हमने राइटिंग में उनको वहां पर दी थी, उनके सिग्नेचर वहां पे लिए गए। कोई भी हमने ऐसे काम नहीं किया कल मुख्यमंत्री जो है अपनी बातों से मुकर सके।
तो इस तरह से अगर मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाकर वहां पर आए तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन पार्टियों का भी, क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल रहा हो आप खुद भी वहां पर मौजूद थे, आपने के न्यूज़ पर भी तस्वीरें दिखाई थी, उन्होंने वहां पर आकर के बच्चों का सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो विपक्ष, जो हमारा कांग्रेस विपक्ष, उसके एक वहां पर जो विधायक आकर के बोलते हैं, अरे बच्चों मैं क्या करूं, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तो मुझे बीच में उनको टोकना पड़ा, मर्यादा का मुझे उल्लंघन करना पड़ा, मैं एक फौजी हूं, मुझसे रुका नहीं गया और मैंने उनको वहां पे टोका कि अगर आप जो है चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर जाकर के अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। अगर आप जो है अपनी वहां पर राजनीतिक लिहाज से आपकी मौजूदगी आपको बनानी है, वहां पे भूख हड़ताल करिए विधानसभा में, लेकिन बच्चों की आवाज आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ठीक है सर। तो इस तरह की शब्दावली भी वहां पे उपयोग की गई, लेकिन जो हुआ अंत में सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी अभी कहीं भी अपनी बातों से मुकर नहीं सकते, अगर मुकरेंगे तो हमारा जो धरना है दोबारा शुरू होगा और एक प्रचंड जो आंदोलन दोबारा फिर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में राजेश्वर जी लगातार बने हुए हैं। राजेश्वर जी, कई तरह के सवाल है, विपक्ष ने काफ़ी अहम बातें कही हैं और सबसे अहम बात तो ये जो कुलदीप जी ने आखिर में कही, हालांकि उसके पहले भी कई सवाल, लेकिन मैं उस पर ज़रूर जवाब आपसे चाहूँगी कि इस सब में राजनीति आप लोग करते रहे होंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी खुद के दल की भी सच्चाई सामने आ गई। दीपक रावत जी ने भी उस चीज़ को पकड़ा कि आप जो आरोप दूसरों पर लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भीतर भी जारी है। अंतरकलह को लेकर कांग्रेस पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई गई आप लोगों की ओर से, लेकिन वही बात कुलदीप जी ने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार, बीजेपी में भी दो फाड़ बहुत पहले से होती आई है और वो अमित शाह और मोदी जी के वक्त में बहुत कम सामने आ पाती हैं ऑन कैमरा। कहते ना बिहाइंड कैमरा चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसे मैनेज करने में बीजेपी माहिर है, लेकिन कई बार उसमें फेल भी हो जाती है और जब वहाँ से तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में फिर सच उजागर हो जाता है कि किस तरीके से नेता अपना फायदा चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और धामी जी को लेकर जो भी बातें कही गई, इस पर क्या आपकी सफाई है? देखिए गरिमा जी, मेरी कोई सफाई नहीं है। फैक्ट है कि फैक्ट ये है कि कोई अंतरकलह नहीं है। फैक्ट ये है कि कोई नेता नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ अनुयायी जो होते हैं, हम छोड़ समर्थक होते हैं, मैं माफी चाहती हूँ, टोक रहे हूँ, नेता भी हम छोड़ दें। मुख्यमंत्री के अगर किसी भी बयान को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे लगता है बहुत बड़ा संवैधानिक पद और साथ ही साथ पार्टी में भी अगर एक जनरल नज़रिए से भी देखें तो सबसे सम्माननीय व्यक्ति उस दल का, उस प्रदेश में माना जाता है मुख्यमंत्री। और अगर फिर उसके बाद कोई रिएक्शन आता है तो फिर उसको आप क्या समराइज करेंगे? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन आए और कोई हमारी पार्टी में हर नेता, हर कार्यकर्ता जो सच है बोलने के लिए वो है समर्थ है और उसको ऐसी कोई नहीं कि किसी पार्टी के अंदर जाके परमिशन लेनी है या सिंहासन से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर किसी ने अपनी बात कही है और बात क्या कहते हैं कैमरे के सामने कही है, फ्रंट में कही है, पब्लिक के सामने कही, तो मुझे नहीं लगता, और सच ठीक बात कही, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन आप इसको अगर इस ढंग से देखने लग जाए कि पार्टी में अंतरकलह, पार्टी में दूर दूर तक कहीं कोई अंतरकलह नहीं है। पार्टी एकदम एकजुट है, एक साथ है और पार्टी अपने निर्णय के हिसाब से चलती है। अगर कोई पार्टी के अंदर कोई किसी का कोई अपना व्यू पॉइंट है तो उसको पार्टी सुनती है और उस व्यू पॉइंट को अगर ग्रहण करने लायक है या उस पर एक्शन लेने लायक है तो उस पर एक्शन भी लेती है और खुले दिल से लेती है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी नेताओं की पार्टी नहीं कि कुछ लोग जो है नेता बने हुए और जो कार्यकर्ताओं की बातें न सुने। ठीक है। और दूसरी बात जो बात कह रहे थे, हम कांग्रेस के प्रवक्ता को भी दे दूं, सीबीआई जांच करना को गलत कहा। मैंने कभी सीबीआई जांच को कभी गलत नहीं कहा, न किसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सीबीआई जांच गलत है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग गया? सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, आप सुन लो। तो आपकी बात तो मैंने शायद आपने 12-13 मिनट बोला, मैंने नहीं बोला। सुन लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीबीआई जांच के लिए किसी ने कोई गलत नहीं कहा। जो एक कम्बरसम प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया कि देखिए सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी की बात है, उसका एक कम्बरसम प्रोसेस है। उस कम्बरसम प्रोसेस में जो स्टेट की एजेंसियां बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका जो मेन फोकस एरिया है वो डाइवर्ट हो जाता है। किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात जो है, जहां तक
आप एडमिनिस्ट्रेशन जब चलाते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है कि हम इन तरीकों से ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पार्टी हैं और लोकतंत्र का राज है, तो आपको जनता की बात भी सुननी है और उसमें युवाओं की बात भी सुननी है, और जो बेरोजगार छात्र संघ जो था अपना लगातार मूवमेंट था, उनकी बात भी सुननी है। तो कोई ईगो का इशू नहीं है, ना कोई इसका इशू है कि हमने डिले किया है उसका करा, लेकिन हमने एक लेवल तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि नहीं, जनता की बात ही ज्यादा सर्वोपरि है और जनता को इसी तरीके से चाहिए, हमने बात समझाई, उनकी बात भी मानी, और उनकी बात से अल्टीमेटली तो देखिए जनता सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के साथ खड़े हैं, और मुख्यमंत्री को कोई ईगो या पार्टी में किसी भी, यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई ईगो नहीं है, क्योंकि कोई हमारे पास आए, हम तो खुद भी कहते हैं कि सरकार लोगों के द्वार तक जाए, हम उनके द्वार तक गए। मुख्यमंत्री ने इसमें कोई ईगो इशू नहीं बनाया और न ईगो इशू पहले से था, लेकिन एक तरीका था, सिस्टम होता है किसी भी चीजों को करने का, उस सिस्टम से चलने की कोशिश की गई और सिस्टम अपना टाइम लेता है। ठीक है, कुलदीप जी आप कुछ करेक्ट करना चाहेंगे क्या राजेश्वर जी ने, क्योंकि मैंने जो बातें आपने कही उन्हीं से जुड़े सवाल पूछे और उस पर उनका कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है। कुलदीप जी। देखिए, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते वो इस बात को, स्वाभाविक सी बात है कि वो नकारेंगे, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी उन्होंने कुछ फैक्ट्स की बात करी, हालांकि एक फैक्ट तो ये भी है कि कल तक भाजपा के प्रवक्ता, पार्टी के लोग यही मान रहे थे कि भाई कोई नकल नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन आज सीबीआई जांच हो रही है ना, तो फैक्ट ये भी है। ठीक, देखिए, उत्तराखंड राज्य के साथ हमारे साथ एक बड़ी विडंबना रही है इस प्रदेश के साथ, जो हमने देखा कि राज्य का जब निर्माण हुआ और उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ, जुलाई के महीने में जब स्कूल खुलते हैं, उसके बाद हम लोग भी स्कूल की तरफ जा रहे थे, और 27% आरक्षण का जो मुद्दा है वो लोग धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में उभरने लगा, और ये आंदोलन धीरे धीरे उभरते उत्तराखंड आंदोलन में, अचानक उत्तराखंड आंदोलन में तब्दील हो गया, और 2-3 महीनों में प्रदेश में इतनी आंदोलन की इतनी ऊर्जा पैदा हो गई कि हमने देखा कि मसूरी गोलीकांड यहाँ पर हुआ, खटीमा वाला प्रकरण यहाँ पर हुआ, मुजफ्फरनगर कांड यहाँ पर हुआ, ठीक है, और जिसकी परिणति ये हुई कि 7 साल के बाद 9 नवंबर को राज्य उत्तरांचल के रूप में एक नया राज्य का निर्माण हुआ। ठीक, राज्य तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना आज भी इस राज्य में है, बनी हुई है, कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी भी राज्य के युवाओं की ऊर्जा को, उनकी क्षमताओं को, उनकी ऊर्जा को समझने का प्रयास नहीं किया। तमाम इसमें दोनों राजनीतिक दल दोषी हैं, कटघरे में हैं, भाजपा भी उतनी ही कटघरे में है, कांग्रेस भी उतनी कटघरे में है। ठीक, क्योंकि जो आंदोलन युवाओं के मध्य से निकला था वो राज्य निर्माण के आंदोलन में बदल गया, और उसके बाद इस राज्य का निर्माण हुआ, और राज्य निर्माण के बाद जो गतिविधियां जिस प्रकार से निकल करके आई, क्योंकि राज्यों को, सरकारों को चाहिए था कि वो अपने युवाओं के साथ समन्वय स्थापित करे, उनका भरोसा जीते, उनको लेकर के राज्य के विकास में उनका साथ ले। लेकिन क्या हुआ, 2002 में दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, 56 घोटाले, ठीक है, फिर उसके बाद कुंभ घोटाला, आपदा घोटाला, घोटाले ही घोटाले, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के बाद सत्ताएं बदलती गई, नए चेहरे सत्ता की कुर्सी पर बैठते गए, लेकिन युवा हमेशा नेपथ्य में रहे। 2022 के आंदोलन के बाद हमारी राज्य सरकार को ये समझना चाहिए था कि युवाओं का जो ये आंदोलन इतना उग्र रूप में उभर करके आया है, हमें इस ऊर्जा को संजो के रखना है और इसको सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए, राज्य के विकास की दिशा में हम इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और हमें उन्हें वो तमाम सारी चीज़ें बेहतर दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए था जो युवाओं से जुड़ी हैं, युवाओं के भरोसे को पाने से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबको लगा कि भाई ठीक है, आंदोलन निपट गया, युवा अपने घर चले गए, हम अपने चुनाव में चले गए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था।
कहीं ना कहीं युवाओं के भीतर ये प्रतिशोध उभर रहा था। और देखिए, ये इस प्रदेश के युवाओं की कितनी बड़ी खूबी है कि इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे देश में आवाज़ बना, पूरे देश के लोगों तक पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, हर बेरोजगार के दिलो दिमाग पर छाया रहा, उसके माता पिता के दिलो दिमाग पर छाया रहा। ऐसा आंदोलन कितने शांतिपूर्वक तरीके से, यूथ है यूथ, और वो उग्र नहीं हुआ, वो बैठा, उसने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया, तमाम सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर निसंदेह कुछ बातें ऐसी भी निकल करके आई जो नहीं निकल करके आनी चाहिए थी, जो राजनीति से प्रेरित थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंदोलन अपनी दिशा नहीं भटका। ठीक है, आज मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ एक भरोसा जताया है, उनको उनके भरोसे को पाने के लिए कुछ वादे किए हैं, उनकी मांगों को माना है। देखिए, इसमें चाहिए, सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो आगे भी युवाओं की इस ऊर्जा के साथ विश्वासघात ना होने पाए, युवाओं के साथ विश्वासघात ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये चीज़ें अभी नहीं संभली तो आगे चल करके सत्ता के रूप में जो सत्ताधारी दल है उसको तो नुकसान होगा ही होगा। प्रदेश में राजनीतिक रूप से एक नया बवंडर खड़ा हो सकता है जो ना तो राजनीतिक दलों के लिए, ना प्रदेश के लिए, ना युवाओं के लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि आज भी हमें ज़रूरत है कि हमें युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की और सकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल करने की। हमारी एजेंसियां कटघरे में हैं, उनकी पारदर्शिता कटघरे में है, UKSSC की पारदर्शिता कटघरे में है, UKPCS की पारदर्शिता कटघरे में है, वन भर्ती घोटाला होता है, वन दरोगा घोटाला होता है, कटघरे में आ जाता है, VPDO की भर्ती होती है, कटघरे में आ जाती है, पुलिस भर्ती होती है, कटघरे में आ जाती है। ठीक है, ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, एक दबाव भी है कि युवाओं का ये भरोसा उनकी एजेंसियों के प्रति दोबारा लौटना, ये स्थापित करना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ठीक है, कैलाश जी कुछ कहना चाहते हैं? कैलाश जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि 8 दिन तक धूप में मैं तब के बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाह रही थी कि स्थितियां तो बहुत विकट हो रही थी जब तब संभालना पड़ा। बिल्कुल, मैं देखिए, सरकार झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर सरकार की मंशा ये होती, अगर मुख्यमंत्री जी इनके मन में ये बच्चों के प्रति वास्तव में थोड़ी भी रहम होती तो 2 दिन बाद तीसरे दिन में आ सकते थे, मनन करके आते, सोच समझ करके आते कि यार वास्तव में हुआ तो गलत है। देखिए, जो उत्तराखंड UKSSC के जो चेयरमैन है श्री GS मर्तुलिया जी, हम तो उनसे भी मिलने गए, उनके शब्द आपने सुने होंगे, अरे नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, 2-3 पेज बाहर आए थे। इनका नकल कानून साफ एक पैराग्राफ में मेरे पास रखी हुई सारी, वो उसमें क्लियर लिखा है कि अगर एक क्वेश्चन पेपर भी बाहर सोशल मीडिया में कहीं भी आता है तो पेपर लीक माना जाएगा। 3 पेज बाहर आ रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात, इसके बावजूद भी इन्होंने लीपापोती करने का क्या प्रयास किया, लक्सर से 5-6 गाड़ियां भर के एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को ला करके और एक दूसरी जगह धरना स्थल पर ले जाकर के उनसे मांगे करवाई जाती है कि नहीं हमारा रिजल्ट अभी बताओ, हमारा भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि आप वास्तव में दिखाना क्या चाह रहे थे, आपकी सोच क्या थी। आपने कहीं भी, अगर ये बच्चे हिमालय की तरह अडिग नहीं रहते, ये बच्चे अगर वास्तव में वहां पर मर्यादा के साथ में, अनुशासन के साथ में वहां टिके नहीं रहते, इन्होंने इनको झुकाया है। सरकार स्वयं यहाँ पर नहीं आई है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। और अगर आप इसे अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, हमारी मांगे थी, इन्होंने बोला SIT जांच होगी। क्यों SIT जांच होगी? हम बोलते हैं हमें CBI की जांच चाहिए। SIT तो आपके, इन्होंने जो जज पहले मिस्टर वर्मा, इनको जब हमने ऑब्जेक्शन किया कि भाई वो तो आपके आदमी है, उनका भाई जो है आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का सरोकार है, तो फिर इन्होंने उनको चेंज करके श्री ध्यानी जी को लिया है। तो कहीं ना कहीं इन पे दबाव था गरिमा जी, जब बच्चों का दबाव था, अभिभावकों का दबाव था, सभी का दबाव था, और तब मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के यहाँ धरना स्थल पर आकर के इनकी बातें सुननी पड़ी। अदरवाइज कहीं से भी इनका इंटेंशन ऐसे नहीं था कि ये बच्चों का साथ देते। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ।
ठीक है सर। देखिए, हम बस यही चाहते हैं कि आप अपनी राजनीति चमकाते रहिए, लेकिन उस राजनीति के चक्कर में युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करिए। इंदु मान जी कुछ कहना चाहते हैं? इंदु जी बहुत कम शब्दों में, जल्दी से, क्योंकि वाइंड अप टाइम है, बोलिए। पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो तो संदेह के घेरे में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 3 पेपर केवल बाहर आए हैं। पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं उनका जो नकल विरोधी कानून है उसमें जो लिखा हुआ है कि बिल्कुल बाहर आया तो जो है नकल मानी जाएगी, वो स्वयं नहीं मान रहे हैं और मजबूरी में वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रदेश में मेरी छवि, हमारी पार्टी की छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, तब मजबूरी में वो निकलकर राजनीति कर रहा है। राजनीति एक सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि राजनीति करने का काम विपक्ष का है। अगर कुछ गलत होता है तो हमारा तो काम है, हम विरोध करेंगे गलत चीज का। जब हम सत्ता में होंगे तो वो विरोध करेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह की राजनीति ना हो, और कम से कम, क्योंकि ये युवा हैं, ये प्रदेश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है और हमारा भी फ्यूचर है, क्योंकि हम अपने बाद इन्हीं युवाओं के सहारे इस देश को देने वाले हैं। तो उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, तो राजनीतिक दलों की ओर से कम ऐसी उम्मीद करना मुझे लगता है बहुत लाजमी है और देश करता भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो धामी सरकार का एक्शन जारी है कि अहम जानकारी सामने आ रही थी और अब मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की बात कही गई, लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो अपने आंदोलन को लेकर उसका कहना है कि हम अभी भी उस तरीके से ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से सामने आ रही है। चलती कथा पंडाल में गिरी आकाशीय बिजली। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा मंदिर में हो रहा नवरात्रि महोत्सव। अहम जानकारी कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। बिजली गिरने से पंडाल हुआ धड़ाम, कोई जनहानि नहीं। हालांकि बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिजली गिरने से पंडाल धड़ाम हुआ, कोई जनहानि नहीं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी भक्त सुरक्षित निकले पंडाल से बाहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर देहात के रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा मंदिर का पूरा मामला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर। चलती कथा पंडाल में गिरी आकाशीय बिजली। प्रोग्राम में सब लोग अपना अपना सहयोग करें और इस अनुष्ठान को कंटिन्यू चलता रहे। सभी हमारे क्षेत्रवासी यहाँ आते रहें। मैंने अपने प्रशासन से भी बात किया, हमारे साथ में एसडीएम साहब भी बैठे हुए, नायब तहसीलदार जी भी हैं, पूरा हमारा प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद है। सभी लोग उसका सर्वे कर रहे हैं। जो भी सरकार से मदद जी करनी है पूरी मदद मिलेगी और पूरा हम लोग संज्ञान लेकर के हम और प्रशासन इसको पूरा जितनी क्षति पहुंची है उसको भरपाई भी करेंगे। इसी के साथ मैं सभी अपने धंगड़ बाबा की कमेटी को, सभी क्षेत्र के वासियों को, मैं आज अष्टमी है, कल नवमी है, परसों दशहरा है, मैं इस पर्व पे सभी को मैं बधाई देती हूँ। सभी की मनोकामना पूरे बाबा करते हैं। बाबा की बहुत बड़ी आस्था है। हम सब मिल करके बाबा के लिए एक जयकारा करेंगे कि बाबा इसी तरीके से हम सबकी सुरक्षा करते रहें, सबकी मनोकामना करते रहें। मैं सभी को पुनः बधाई देते हुए सभी को प्रणाम। और अमित पांडे हमारे साथ में फोन लाइन पर रसूलाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित पांडे, पूरी जानकारी क्या है? चलती कथा पंडाल में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मचा, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया, पूरी जानकारी क्या है? स्थितियां कैसी हैं? बिल्कुल गरिमा, आपको बताना चाहेंगे जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा मंदिर स्थित ये पूरा मामला है और कथा पंडाल में अचानक बारिश होते होते आकाशीय बिजली गिरी, जिसके बाद कथा पंडाल नीचे गिर जाता है। अच्छी बात ये रही गरिमा कि इसमें किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है। सभी भक्तों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन और रसूलाबाद विधायक पूनम संतवार पहुंची है। मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए जांच कराई जा रही है। जी गरिमा।
बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर चलती कथा पंडाल में गिरी आकाशीय बिजली, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा मंदिर में हो रहा था नवरात्रि महोत्सव और इस दौरान ही चलती कथा पंडाल पर बिजली गिरने से हड़कंप मचा। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।